अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 एंड कोड 1430 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जानने से पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशंस भी कहा जाता है। अच्छा, आप देखें, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है, इसे आप एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इससे जाने से पहले, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी डाटा के दरमियान में मौजूद होती है और वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डाटा में पाए जाने वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका रुझान उस सेंट्रल वैल्यू की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कुछ डाटा हमारे पास क्या होता है, आप सेंट्रल टेंडेंसी को ये याद करें, सेंट्रल टेंडेंसी इज नाउन एज मिड वैल्यू। ठीक है, कुछ हमारे पास इस तरह का डाटा गिवन होता है जिसकी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और वो देखने से पता चल जाता है कि इस डाटा की मिड वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब आप देखें, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है, इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। ठीक है, इस डाटा को देखने से पता चल रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके पास डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसकी मिड वैल्यू यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी बताएं क्या, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन किया बता सकते हैं कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी 4 है। 3 वैल्यूज आप देखें राइट पे और 3 वैल्यूज आप देखें लेफ्ट पर मौजूद है और दरमियान में जो है वो हमारे पास वैल्यू है 4। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा डाटा गिवन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पॉइंट वैल्यूज पर कंसिस्ट कर रहा होता है या उसमें सैकड़ों वैल्यूज पाई जाती हैं जो, ठीक है, और इस तरह हम देख कर उससे नहीं बता सकते कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी, उससे हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, फाइंड आउट ऐसे डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ मेजरमेंट्स यूज़ की जाती हैं जिन्हें हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम फाइंड करेंगे, देखेंगे किस तरह फाइंड की जाती हैं। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया होगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके टोटल आपके पास जो एग्जाम्स में 9 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं और 1-2 लॉन्ग इस चैप्टर में से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1 या 2 में से जरूर आते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे पास मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन को आप बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एवरेज यूज़ होती है, ठीक है, मीन को आप एवरेज भी कहते हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली जो एवरेज यूज़ होती है वो होती है मीन। ठीक है, मीन को आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। अब देखिए, AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन, GM स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक मीन एंड HM स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन। ठीक है, मीडियन में आप देखें मीन भी एक एवरेज है जिसे आप सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन के अंदर हमें देखना है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल और लास्ट पे हमारे पास है मोड। ठीक है, हमने 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग मस्ट आता है। बिल्कुल भी कभी इस तरह नहीं हुआ कि आपका सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लॉन्ग क्वेश्चन ना आए। अब देखिए, कोड नंबर आप कोड 1350 के पेज नंबर 62 पे देखिए, हमारे पास टॉपिक नंबर है 4.1 जिसमें हमें बताया गया अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन। ठीक है, आपके पास 2 हैं, अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन, और एक एग्जांपल से आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब के लिए आपको फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूलाज याद करने होंगे और बहुत आसान है। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लगेगी। आप देखें, मीन को फाइंड करने के लिए अलग फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को फाइंड करने के अलग फार्मूला है, लेकिन अगर आपने मीन फाइंड करना सीख लिया तो आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मीडियन फाइंड करना सीख लिया तो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल आपको फौरन आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो 3-4 टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, जिसे मीडियन फाइंड करना आता है वो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी आसानी से फाइंड कर लेता है। ठीक है, मोड भी। अब हमने ये सारी एवरेजेस फर्स्ट हम देखेंगे कि अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह किस तरह फाइंड किया जाता है। फिर हम देखेंगे ग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड और इस टाइप की ये सारी एवरेजेस किस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, पेज नंबर 62 पे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन के लिए आपके पास फार्मूला शो होगा। इस फार्मूला को, ये जो आपके पास साइन सामने शो हो रहा है, ये ऐड को शो करता है। ठीक है, ये प्लस के लिए शो होता है। प्लस के लिए फार्मूला में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको हमेशा ये साइन देखने को मिलेगा। इस साइन को सिग्मा भी कहा जाता है और समेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए
आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एम हम समझ लेते हैं इस फार्मूला का मतलब क्या है। समीशन मैंने आपको बताया ऐड को शो कर रहा होता है, ठीक है, और एक्स क्या होते हैं, एक्स हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनका जो टोटल है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देने एन पे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बहुत क्लियरली इस टॉपिक को समझ चुके हैं। तो उसके साथ आपने डिवाइड कर लेने, ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज हैं उनके एडिशन को आपने डिवाइड कर लेने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब पेज नंबर 62 पे आप देखें तो आपके पास एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन गिवन है। द मीडियन रेस्टोरेंट सोल्ड मीडियम, लार्ज एंड बिगेस्ट साइज सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर ₹100, 150, 200 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑफ द लास्ट 10 ड्रिंक्स सोल्ड 3 वर मीडियम, 4 वर लार्ज एंड 3 वर बिगेस्ट साइज्ड। और रिक्वायरमेंट में हमसे क्वेश्चन किया गया फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द लास्ट 10 ड्रिंक्स सोल्ड। ठीक है, आखिरी जो 10 बोतल सोल्ड की गई हैं उसका मीडियन बताएं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन किया गया था कि इस डाटा का आप मीडियन बताएं। देखने से पता चल रहा था इस मतलब मीन बताएं, ठीक है, या सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, ये सारी एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, तो हमें देखने से पता चल गया था कि इस डाटा का जो मीन है वो है 4, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आ रहा कि इस जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है इनका मीन क्या है। ठीक है, इस मीन को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और उन्होंने मेंशन किया आपने मीन फाइंड करना है। मीन को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है और एवरेज कहा जाता है। ठीक है, हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब हम पहले अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसी एक एग्जाम्पल से सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड किया जाता है, फिर हम देखेंगे कि वेटेड मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया ना जिसने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीख लिया वो इजीली बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेगा। हमारे पास एग्जांपल है द नियर बाय रेस्टोरेंट, एक करीबी रेस्टोरेंट है, उसने बेची है सॉफ्ट ड्रिंक्स उसने बेची हैं। ठीक है, उसमें से उसने जो सॉफ्ट ड्रिंक के 10 बोटल्स उसने बेची हैं, उसमें से उसने बेची हैं 3 मीडियम बोटल्स बेची हैं, मीडियम साइज की बोटल्स बेची हैं, 4 उसने ऐसी बोटल्स बेची हैं जिनका साइज लार्ज है, और 3 जो बोटल्स बेची हैं उसने बिगी साइज बेची हैं, यानी कि लार्ज से भी जो बड़ा साइज होता है उसे कहते हैं बिगी साइज्ड बोटल्स बेची हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें कि हमारे पास इस तरह प्राइस गिवन है ₹100, 150, 200, हमें समझ नहीं आ रहा है कि मीडियम की प्राइस क्या है, लार्ज की प्राइस क्या है और बिगी साइज बोटल्स की प्राइस क्या है। तो देखिए हमारे पास ये एक वर्ड मेंशन है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस तरतीब से ये नाम आपके सामने शो किया गया ना, मीडियम, लार्ज एंड बिगी साइज, इसी तरतीब से ये जो प्राइजेस हैं इन्हें भी शो किया गया। यानी कि मीडियम की प्राइस है, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम की प्राइस है हमारे पास 100, लार्ज की प्राइस है 150 और बिगी साइज की प्राइस है हमारे पास रिस्पेक्टिवली 200। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है जो हम कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइंड। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इस तरह फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हम हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। और अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं। आप मीन की हेडिंग दे सकते हैं, अरिथमेटिक मीन की भी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फार्मूला जो आपको ओरल आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए समीशन एक्स यानी कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनका ले लेने आपने सम। तो आप देखिए हमारे पास, अब देखिए हमारे पास इस एग्जांपल में मीडियम साइज के हमारे पास कितनी बोटल्स हैं, 3 है, यानी कि 3 बोटल्स ऐसी हैं जो हमने ₹100 में बेची हैं। ठीक है, आप इस तरह के एक डायग्राम अपने पास बना लीजिएगा, फिर आपको ये एग्जांपल समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, 3 बोटल्स हमने कितने की बेची हैं, ₹100 की। 3 बोटल्स हमने कितने की बेची हैं, ₹100 की। तो आप ₹100 की 100, ठीक है, 100 लिखेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है कि 3 बोटल्स हैं जो हमने 100 की बेची हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने 4 बोटल्स ऐसे लार्ज साइज की 4 बोटल्स हमने बेची हैं ₹150 की, 150 रुपीज़ की, 150 प्लस 150 प्लस 150 एंड लास्ट पे 150। ठीक है, और मेरे पास सब जगह खत्म हो गई है, मैं इसलिए नीचे लिखूंगी। अब हमने क्या किया, हमने 3 बोटल्स ऐसी हैं जो हमने ₹200 की बेची हैं। ठीक है, 200 लास्ट पे 200। ठीक है,
ये हमने क्या किया, समीशन एक्स लेना था, हमने समीशन एक्स ले लिया, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनका ऐड ले लिया, ठीक है। उन वैल्यूज को हमने ऐड कर देना होता है। और एन क्या होता है, एन होता है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास 3 थी मीडियम साइज, 4 हमारे पास थी लार्ज, और 3 हमारे पास थी बिगेस्ट साइज। तो इनको आप टोटल करें तो आपके पास 10 बोटल्स बनते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 10, ठीक है। आपको इससे देखने से भी पता चल रहा है, और यहाँ आपको मेंशन भी किया गया कि आपके पास टोटल बोटल्स जो आपने सोल्ड किए वो 10 है, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 लिख देना है, और इन तमाम जो आपके पास वैल्यूज गिवन है इनको आपने प्लस कर लेना है और इसको 10 से डिवाइड कर लेना है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1500 और डिवाइड कर देना है अपने 10 से, ठीक है। 0 0 से कट गया तो आपके पास क्या आ जाता है, मीन क्या आता है, मीन आपके पास क्या आ जाता है, ₹150, यानी कि 150 आपका मीन है। आपकी मिड वैल्यू, सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन क्या होगी, 150, ठीक है। अब देखते हैं वेटेड मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। वेटेड मीन बिल्कुल इसी तरह, वेटेड मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सारे एक ही चीज होते हैं। वेटेड मीन अगर आपने फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, आपने इनकी जो तादाद है ना उनके साथ उसको पहले मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने खोल के लिखा था, देखें 100 फिर 100 फिर 100, इस तरह तो नहीं लिखा जाता, लिखना मतलब अच्छा लगता है। फिर हम क्या करते हैं, हम हेडिंग देते हैं वेटेड मीन की, वेटेड मीन, ठीक है। वेटेड मीन में आपने क्या करना है, आपने ये इनकी तादाद के साथ देखें हमारे पास 100 है, 3 दफ़ा हमारे पास 100 है, आपने बाहर लिख देना है 3 और अंदर एक दफ़ा लिख देना है 100, ठीक है। प्लस आप देखें आपके पास 150, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आपने क्या करना है, बाहर लिख देना 4 और अंदर क्या है हमारे पास 150, ठीक है। फिर आप देखें आपके पास 200 की जो वैल्यू है कितनी दफ़ा है, 3, और देखिए अंदर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। ये इस तरह करके लिखना, डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आपका क्या कहता है, वेटेड मीन। अब आपने क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 600, ठीक है। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आप मीन फाइंड करें, वेटेड मीन फाइंड करें, हमेशा इनका जवाब एक जैसा आएगा, ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आंसर आता है 600, ठीक है। बल्कि हमारे पास आंसर आता है 300 प्लस करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो हमारे पास आंसर आता है 600, और फिर इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 600, ठीक है। आपने इसको 10 के साथ जब डिवाइड कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150। तो वेटेड मीन भी आपके पास क्या आ गया, 150, वेटेड मीन आपके पास क्या आ गया, ₹150। अब आप देखें, आप मीन फाइंड करें या वेटेड मीन फाइंड करें, आपका जवाब बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मीन को अब मैं आपको बताती हूँ, मीन को हम पूरा नहीं लिखते स्टैटिस्टिक्स में, बार बार मीन, इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार लिखें मीन, अरिथमेटिक मीन। तो अब मीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर एक छोटा सा बार बना होता है, ठीक है। एक्स बार किसको शो करता है, मीन। जहां पे आपको ये साइन मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए एक्स बार शो कर रहा है मीन को, ठीक है। और वेटेड मीन हम किस तरह लिखते हैं, एक्स और डब्ल्यू आ जाते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाता है W और ऊपर आ जाता है बार, ठीक है। वेटेड मीन को लिखने का ये तरीका है स्टैटिस्टिक्स में, मीन को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। एक्स बार स्टैंड फॉर मीन, और एक्स नीचे W और ऊपर बार जब बना होता है तो ये किसको शो कर रहा होता है, वेटेड मीन को शो कर रहा होता है, ठीक है। आज हमने देखा कि हमने मीन किस तरह फाइंड करते हैं और वेटेड मीन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। आपने ये फार्मूला या उसका याद कर लेना है, मीन को फाइंड करने का और अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का। अब देखें पेज नंबर 63 पे हमारे पास एग्जांपल गिवन है। द कार्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी पेज इट्स ओवरली एम्प्लॉयज ₹1650, 1900 और 2500 पर ओवर, ठीक है। देयर आर 26 ओवरली एम्प्लॉयज, 14 of whom are paid at the 1650 rate, 10 at the 1900 rate and 2 at the 2500 rate. What is the mean overly paid the 26 employees, ठीक है। अब हमने इसमें मीन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपके ये एग्जांपल जो मैंने अभी पढ़ी है वो मैं आपके सामने मेंशन कर देती हूँ, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में जो मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया था मैंने आपके सामने मेंशन भी कर दिया है। देखिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। द कार्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी पेज, ठीक है, एक ये कंपनी है वो पे करती है अपने एम्प्लॉयज को यानी कि वर्कर्स को
ठीक है। एम्प्लॉयज क्या होता है, वर्कर्स होता है। ठीक है, रुपीज पे करती है, वो किसी को पे करती है 1650, किसी को करते हैं 1900 और किसी को करते हैं 2500। ठीक है, पर ओवर। ठीक है, एक कंपनी है, उसके पास एम्प्लॉयज हैं और वो टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, उसके पास 26 है। ठीक है, यानी कि ठीक है, उसके पास टोटल क्या है, 26 एम्प्लॉयज हैं और किसी को वो 1650 देती है, किसी को 1900 देती है और किसी को 2500 पर आवर देती है। ठीक है, पर आवर देती है। अब देखिए उसके पास जो टोटल एम्प्लॉयज हैं यानी कि टोटल वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उनमें से 14 ऐसे वर्कर्स हैं जिसे वो कितनी तनख्वाह पर घंटा देती है, 1650। और 10 ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें वो 1900 के हिसाब से पे करती है और 2 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें वो 2500 के हिसाब से पे करती है। ठीक है, ये अब हमारे पास एक डाटा गिवन है। ठीक है, इस डाटा का हमारे पास रिक्वायरमेंट में हमसे क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज द मीन ओवरली पेड विद द 26 एम्प्लॉयज के 26 एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स जो हमारे पास हैं उनको जो तनख्वाहें अदा की जाती हैं उसका मीन क्या है। ठीक है, मीन हमने फाइंड किया है। यहाँ पे हमने 2 चीजें फाइंड करना सीखी थी, हमने मीन फाइंड करना सीखा और वेटेड मीन फाइंड करना सीखा। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। आप मीन भी फाइंड कर सकते, मीन और वेटेड मीन एक ही चीज है। ठीक है, बस अगर आप अपने डाटा को इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, 3 और इंटू 100 प्लस 4 इंटू 150, इस फॉर्म में जब आप अपने डाटा को सॉल्व करते हैं तो वो होता है वेटेड मीन। और जब आप इस तरह खोल के अपनी वैल्यूज़ को लिख के सिर्फ एडिशन के साइन के साथ अपने इस डाटा को सॉल्व करते हैं तो वो होता है मीन। ठीक है, आप देखें, अब आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था जी, सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखें हमारे पास टोटल क्या थे वर्कर्स या एम्प्लॉयज कितने हैं, हमारे पास 26। ठीक है, उनमें से जो है ना हमारे पास ये देखें 14 ऐसे हैं जिन्हें पे किया जाता है 1650। ठीक है, आप इस तरह करके लिख लें तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एम्प्लॉयज़ की हेडिंग आप दे लें, इसके आगे आप रुपीज़ की हेडिंग दे लें। ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। टोटल है अब आपके पास, ये मैंने ऊपर टोटल, पहले मैं किसी और तरीके से सॉल्व करने लगी थी, लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। एम्प्लॉयज़ है हमारे पास 26। ठीक है, उनमें से 14 ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें पे करती है कंपनी 1650 पर ओवर। ठीक है, 1 घंटे का कितना पे करती है, 1650। और 10 ऐसे हैं जिन्हें कंपनी 1900 के हिसाब से पे करती है। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें कंपनी 1900 के हिसाब से पे करती है और 2 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें कंपनी 2500 के हिसाब से पे करती है। ठीक है, ये तो हमारे डाटा में, हमारे जो पास क्वेश्चन था उसमें डाटा गिवन था जिसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है, हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या है, फाइंड मीन। रिक्वायरमेंट REQ, रिक्वायरमेंट हमें कहा गया है कि फाइंड करें मीन। मीन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समीशन x यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनका ऐड करना है। ठीक है, बिल्कुल खोल के, इसमें आपके पास जितना भी डाटा से खोल देना है। ठीक है, अगर आप करेंगे 1650 को आपने 14 टाइम लिखना है, इस तरह 1650 आपने लिखना है, फिर प्लस करना है 1650 आपने लिखना है, फिर 1650 लिखना है। तो इस तरह आपने 14 टाइम्स ये वैल्यूज को लिखना है, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने 1900 की वैल्यूज को लिखना है 10 टाइम्स, फिर आपने 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 1900 इस तरह आपने करते जाना है और 10 टाइम्स आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, फिर आपने प्लस का साइन डालना है, फिर आपने 2500 लिखना है, फिर आपने 2500 लिखना है, फिर आपने डिवाइड कर देना है 26 से, तो ये आपके पास आ जाएगा मीन। तो इस तरह जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए वेटेड मीन हमारे पास आता है कि हमारा इतना टाइम ना लगे और हमारा जवाब, अगर हम देखें 1650 की वैल्यू को 14 टाइम लिखें, फिर 1900 की वैल्यू को 10 टाइम्स लिखें, फिर इस वैल्यू को 2 टाइम लिखें, तो हमारा ये डाटा तकरीबन यहाँ पे आकर कंप्लीट होगा। तो इतना बड़ा सोल्यूशन हम नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से, यही वजह है कि हम इस मीन की जगह पे इस टाइप के जो डाटा गिवन होता है जिसमें हमारे पास ये साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है,
तो उसमें हम वेटेड मीन फाइंड करना कर लेते हैं, वेटेड मीन फाइंड करना सूटेबल रहता है। तो अभी मीन फाइंड करने, मीन को मैंने आपको बताया था एक्स बार के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हम वेटेड मीन करते हैं तो एक्स नीचे डब्ल्यू होता है और ऊपर बार होता है, ये वेटेड मीन को शो कर रहा होता है। ठीक है, इसमें आपने अपने डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना होता है, आपने इस तरह अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। 14 एम्प्लॉयज हैं जिनकी पेज है 1650, ठीक है, 14 अंदर आप कर दें 1650, प्लस का साइन डाल दें। 10 एम्प्लॉयज हैं जिनको कितनी पे की जाती है 1900, ठीक है, 10 अंदर कर दें 1900, 2 होगी फ्रीक्वेंसी और अंदर हो गया 50। अब देखें ये लिखने में डाटा कितना अच्छा लग रहा है, और ये अगर मैंने तो ये लिखा नहीं है, मैंने डॉट डॉट डाल दिए, आपको समझा दिया था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसका डाटा आप जब करेंगे ना सोल्यूशन, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये देखें हमारा डाटा पूरा एक लाइन में कंप्लीट हो गया, ठीक है, और डिवाइड कर देना आपने 26 पे, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने थे 26। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 26। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 47,100, और जब आपने उसे 26 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 1811.5, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आज हमने देखा कि हमने मीन किस तरह फाइंड करना है और अरिथमेटिक मीन किस तरह मीन फाइंड करना सीखा और वेटेड मीन फाइंड करना सीखा। ठीक है, मीन से ज्यादा अच्छा होता है वेटेड मीन ज्यादा इजी होता है। ठीक है, मीन में हमने वैल्यूज को बहुत ज्यादा खोल के लिखना होता है। ठीक है, और वेटेड मीन में हम इस तरह अपने डाटा को बहुत छोटा करके लिख लेते हैं और हमारा आंसर दोनों का मीन और वेटेड मीन का एक ही जैसा आंसर आता है। ठीक है, इसमें वैल्यूज को खोल के लिखा जाता है और इसमें इस फॉर्म में वैल्यूज को लिखा जाता है। तो हमने अपने पेज नंबर 63 तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। ठीक है, अब हमने मीन फाइंड करना। अब हमने पहले ये जो 2 एग्जाम्पल्स किए हैं इसमें हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, मीन किस तरह फाइंड किया जाता है और वेटेड मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। असल चीज तो अब स्टार्ट हो रही है जिसमें हमने देखना है कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। ठीक है, मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अगर आपको ग्रुप डाटा का पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा कौन सा होता है। वैसे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी समझ आई होगी मीन किस तरह फाइंड किया जाता है, वेटेड मीन किस तरह फाइंड किया जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, और हमने तकरीबन 3 एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, आज का चैप्टर टॉपिक एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मीन फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं और कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी।